हाँ जी साहब, कंप्यूटर की कथा में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है संभव जैन और अपना टॉपिक चल रहा था हार्डवेयर और हार्डवेयर के अपने क्वेश्चंस चल रहे हैं साहब। और आज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा कि इनमें से कौन सा कार्य किसी कंप्यूटर के सीपीयू द्वारा निष्पादित नहीं किया जाता। यानी चार आपको काम दिखाई दे रहे हैं, इसमें से कौन सा काम सीपीयू नहीं करता। तो देखो, जो सीपीयू होता है ना, वो डायरेक्शन तो लेता ही है हम लोगों से। हम लोग जो भी डायरेक्शन देंगे वो मानेगा, और जो डेटा होता है उसको स्टोर भी करता है अपने अंदर, भंडारित भी कर लेता है और डेटा प्रोसेस भी करता है। लेकिन वो डायरेक्शंस की एक्सप्लेनेशन नहीं करता। जो भी हमने डायरेक्शन दिया, यानी कोई भी हमने निर्देश दिए, उसको वो उसकी वो व्याख्या थोड़ी नहीं करता है ना। वो व्याख्या नहीं करता है, वो बस डायरेक्शन लेके अपना काम कर देता है, व्याख्या नहीं करता। तो ये इसका आंसर हो जाएगा कि सीपीयू द्वारा कौन सा काम नहीं किया जाता। तो वो निर्देशों की व्याख्या नहीं करता है, इसलिए आंसर ये हो गया इसका बी। ओके साहब, अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, कौन सी मेमोरी सबसे कम एक्सेस समय लेती है। तो देखो साहब, जैसे ये है आपका, मान लो सीपीयू, ठीक है, ये आपका सीपीयू हो गया। इसके सबसे पास में, जो सबसे पास इसकी मेमोरी होती है वो होती है कैश मेमोरी। कौन सी होती है? कैश मेमोरी। कैश मेमोरी जो होती है वो सीपीयू के सबसे पास होती है। जो इंसान आपके सबसे पास होगा वो आपके पास आने में सबसे कम टाइम लेगा। भाई, जो आपके बगल में बैठा है वो सबसे तुरंत आपके पास आ जाएगा। इसीलिए सवाल पूछा था कौन सी मेमोरी सबसे कम एक्सेस समय लेती है, यानी सबसे जल्दी आपके पास आ जाएगी, सबसे कम टाइम लेगी। तो कैश मेमोरी लेगी, क्योंकि वो सीपीयू के सबसे पास में होती है। तो आंसर हो जाएगा इसका कैश मेमोरी। ठीक है साहब, जो कैश मेमोरी होती है ना, वो सीपीयू के सबसे पास हो गई। और एक होती है मेन मेमोरी, जिसको कहते हैं मुख्य मेमोरी। क्या कहते हैं? मेन मेमोरी यानी मुख्य मेमोरी। तो सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच में जो बफर के रूप में काम करती है, बीच में जो अटकी रहती है, उसको भी कैश मेमोरी ही कहा जाता है। तो ये भी सवाल कई बार आया है कि सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच में बफर के रूप में कौन सी मेमोरी काम करती है? कैश मेमोरी। तो ये भी सवाल कई बार आया है, हो सकता है आगे भी आपको दिखेगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा कि जो वर्चुअल मेमोरी है उसका आकार किस पर निर्भर करता है। तो आओ मैं पहले वर्चुअल मेमोरी आपको बता दूं। ये जो वर्चुअल मेमोरी है, इसके बारे में आप देखो, चीज़ें समझो। इसका पहले आविष्कार किसने किया? बहुत सी चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी, क्योंकि आ रही हैं पेपर में। अगर बात की जाए आविष्कार किसने किया, तो किया वो दोस्तों, एक अजीब सा नाम है। देखो, अंग्रेज लोग होते हैं, अजीब सा नाम है, मैं लिख दे रहा हूँ, FRITZ। फ्रिज कहेंगे, क्या कहेंगे? फ्रिज रुडोल्फ गन्स्टक। फ्रिज रुडोल्फ, ये अजीब सा नाम है, रुडोल्फ गन्स्टक, GUNASTCH, ये नाम है व्यक्ति का। इस व्यक्ति ने मतलब फ्रिज ने, मान लो सीधे सीधे, वर्चुअल मेमोरी का आविष्कार किया था। अब ये वर्चुअल मेमोरी का आविष्कार कर दिया फ्रिज ने, लेकिन इसका जो पहला सफल क्रियान्वयन था, पहला सफल क्रियान्वयन वो दूसरे व्यक्ति ने किया है। तो वो भी आपको जानना होगा, क्योंकि कुछ भी आ सकता है पेपर में कि भाई सफल क्रियान्वयन किसने किया, आविष्कार किसने किया। अगर अगर बात की जाए सफल क्रियान्वयन की, तो किया है वो टॉम ने, टॉम किलबर्न। टॉम किलबर्न ने किया था। एटलस कंप्यूटर जो चलते थे, एटलस कंप्यूटर, उसमें ये पहला सफल क्रियान्वयन किया गया था साहब, एटलस कंप्यूटर में। ओके, तो बात वर्चुअल मेमोरी की आविष्कार किया है फ्रिज ने, और पहला सफल क्रियान्वयन किया है टॉम ने। कौन सी कंप्यूटर में? एटलस कंप्यूटर में। अब देखो, ये वर्चुअल मेमोरी क्या होती है। ये एक ऐसी मेमोरी है, जैसे मान लो मुख्य जो हमारी मेमोरी हुई, कोई हमारी मुख्य मेमोरी है, मेन मेमोरी होती है कंप्यूटर की। मान लो इस मेमोरी की क्षमता, मुख्य मेमोरी की अगर क्षमता जो है वो कम हो जाए, कम पड़ जाए, इसकी कैपेसिटी कम पड़ जाए, तो हमें एक अलग से मेमोरी चाहिए होती है, उसको कहते हैं वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मतलब आभासी। जब मेन मेमोरी की आपकी क्षमताएं कम हो गई, तो आप वर्चुअल मेमोरी का इस्तेमाल कर लोगे। और ये जो वर्चुअल मेमोरी होती है वो किस पे डिपेंड होती है? वो डिपेंड होती है दोस्तों, वर्चुअल मेमोरी, डिस्क स्पेस पे। ये पूछा गया है कि आकार किस पर निर्भर करता है, तो डिस्क के स्पेस पर आकार इसका निर्भर करता है, डिस्क के स्पेस पे। वर्चुअल मेमोरी का आकार डिस्क के स्पेस पे डिपेंड करता है। और इसका आविष्कार फ्रिज ने किया था, इसका सफल क्रियान्वयन टॉम ने किया था एटलस कंप्यूटर में। इसकी मुख्य मेमोरी जब क्षमता कम हो जाती है, तो वर्चुअल मेमोरी का जन्म होता है साहब। ओके, अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सवाल ये है कि कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर की जांच निम्न में से कौन करता है।
हार्डवेयर की जांच करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो वो होता है दोस्तों, एक सिस्टम होता है जिसको कहते हैं BIOS। BIOS क्या है? तो एक ये फर्मवेयर है, ये फर्मवेयर होता है और इसकी फुल फॉर्म होती है BIOS की बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या होती है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। यानी ये इनपुट आउटपुट जो डिवाइसेस हैं उनकी चेक करता है, इसका मतलब है ये हार्डवेयर को चेक करेगा। और ये BIOS अपने आप में एक फर्मवेयर होता है। तो कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर की जांच कौन करेगा? BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये सवाल बहुत सरल है कि 1 मेगाबाइट कितने के बराबर होता है? ये तो देखो कई बार आपने देख भी लिया, पिछली क्लास में भी मैंने पूरा कराया था। ये सिंपल सवाल है। 1 मेगाबाइट दोस्तों 1024 किलोबाइट के बराबर होता है। पूरा आपको जानते हो, मैंने पिछली क्लास में कराया भी था कि 1 बाइट में कितने बिट होते हैं, 1024 बाइट में, ये सब पूरा जो है कथा हो चुकी है, आपको पता होगा, पिछली क्लास में करा दिया था। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक कंप्यूटर में स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या होती है? अब ये सवाल अच्छा है। स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई पूछी है। अब आप यहाँ पे चीज़ें समझो। कंप्यूटर की बात हो रही है। कंप्यूटर में जितना भी स्टोरेज होता है वो कैसे होता है? आपने खुद मोबाइल ख़रीदा होगा, आपके पास कंप्यूटर हो सकता हो, तो क्या होता है देखो, या तो मेगाबाइट है ना, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, आपने सुना है। तो हर एक चीज़ में बाइट शब्द लगता है। मेगाबाइट, गीगाबाइट, बाइट शब्द लग रहा है, टेराबाइट, पेटाबाइट, कंप्यूटर में यही सब स्टोरेज की यूनिट है। तो जब हर एक वर्ड में बाइट शब्द लगता है तो इसका मतलब है कि कंप्यूटर में स्टोरेज के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है वो होती है बाइट। और पूछा गया है स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई, तो स्टोरेज के लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है, वो हो जाता है बाइट। तो आंसर इसका हो जाएगा बाइट, क्योंकि स्टोरेज माध्यम की क्षमता की यूनिट कंप्यूटर की दुनिया में होती है बाइट। आप देखो हर एक चीज़ में बाइट 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 लगा हुआ है, इसका मतलब है कि बाइट जो है वो स्टोरेज माध्यम की क्षमता की यूनिट होती है। तो आंसर तो हो गया बाइट। लेकिन अगर ये पूछा जाता कि सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है, सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, तो बाइट नहीं होती। सबसे छोटी इकाई दोस्तों होती है बिट। क्या होती है? बिट। सबसे छोटी इकाई पूछा जाएगा तो आंसर होगा बिट। और अगर स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई पूछी जाएगी तो आंसर होगा बाइट, क्योंकि हर एक शब्द में बाइट 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 लगा होता है। ओके सवाल, ओके सर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। BIOS को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित क्या करता है? तो मैंने अभी आपको बताया भी था BIOS के बारे में। देखो ये गया। BIOS क्या होता है? एक फर्मवेयर होता है। क्या होता है? फर्मवेयर। अभी समझाया। तो यही सवाल इन्होंने पूछा है साहब यहाँ पे कि कौन सी कोटि BIOS को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करती है। तो BIOS क्या होता है? एक फर्मवेयर होता है। तो आप ऑप्शन में कहाँ है फर्मवेयर? ये गया ऑप्शन में फर्मवेयर। ठीक है, सी पे था ऑप्शन में फर्मवेयर। तो ये इसका आंसर हो जाएगा BIOS, यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम क्या होता है? एक फर्मवेयर होता है। ओके साहब। अगर बात की जाए दोस्तों इस BIOS का आविष्कार किसने किया? देखो हर एक चीज़ का आविष्कार मैं इसलिए बताता हूँ कि बहुत ज़रूरी है जानना। तो इसका आविष्कार भी आप एक बार देखो, देख लोगे तो काम ही आएगा आपके। इसका आविष्कार किया था उस व्यक्ति ने जिसका नाम है गैरी, पूरा नाम है गैरी किल्डाल। गैरी किल्डाल ने BIOS का आविष्कार किया था। इसकी फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। आविष्कार किया है गैरी भैया ने। BIOS किसने किया है? गैरी भैया ने। गैरी भैया, हमारे गैरी भैया। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कंप्यूटर प्रणाली में CD-ROM द्वारा क्या दर्शाया जाता है? तो CD तो आप देखो हम लोग पिक्चर में देखते थे, CD में याद है CD चलती थी पहले, CD। तो CD-ROM की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है कॉम्पैक्ट डिस्क। और रोम की फुल फॉर्म तो आपको पता ही है, रीड ओनली मेमोरी। ये तो सिंपल फुल फॉर्म बता दी मैंने आपको CD-ROM की। CD-ROM क्या दर्शाता है? तो दोस्तों जो हमारी CD होती थी, गोल गोल आती थी ना CD, ये अपने आप में ऑप्टिकल डिस्क होती थी, चमकती रहती थी। याद है आपको? चमकती थी एक स्क्रीन, वो जो गोल गोल पिक्चर हम लोग देखते थे, CD वीडी आपने खूब चलाई होंगी, तो वो एक ऑप्टिकल डिस्क हुआ करती थी। तो जो CD-ROM होती है वो एक ऑप्टिकल डिस्क होती है। क्या कैसी होती है? ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल मतलब चमक रही है, चमकती हुई होती है। तो ये एक ऑप्टिकल डिस्क है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर। कंप्यूटर में कौन हार्डवेयर है?
हार्डवेयर आप जानते ही हो, जो चीज़ हम छू सकते हैं वो हार्डवेयर होती है। तो इसमें से कौन सी चीज़ छू पाओगे आप? अब C++ तो एक लैंग्वेज है, इसको छू थोड़े ना लोगे। विंडोज़ को क्या आप छू लोगे कंप्यूटर में? छू नहीं पाओगे ना, आप देख रहे हो बस। तो जो चीज़ छू लेते हैं हम वो हार्डवेयर होती है। इसमें से आप सीडी छू सकते हो, सीडी आपने पकड़ के हाथ में ले सकते हो, उसको दे मतलब जो चीज़ हम टच कर सकते हैं वो चीज़ होती है हार्डवेयर। तो सीडी रोम जो है अपने आप में एक हार्डवेयर होता है। तो ये इसका आंसर हो गया। सीडी रोम की फुल फॉर्म मैंने अभी आपको बताई थी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ओके साहब, अगर आपको दोस्तों ये बताऊं कि जो सीडी है इसका आविष्कार किसने किया, ये भी आपको अगर मैं बता दूं तो 1 मिनट लगेगी, बता दे रहा हूँ। एक व्यक्ति है जिसका नाम है कीस इम्मिंक, अजीब सा नाम थोड़ा सा है, इम्मिंक। कीस इम्मिंक नाम के व्यक्ति थे। जो व्यक्ति हैं ये, वो फिलिप्स कंपनी से थे। फिलिप्स कंपनी आती है ना, फिलिप्स कंपनी से थे ये कीज इम्निक। एक तो इन्होंने आविष्कार किया था और साथ में एक व्यक्ति ने साथ दिया था, उनका नाम था तोसी तादा। क्या नाम था? तोसी तादा। ये व्यक्ति जो थे वो सोनी कंपनी से थे। सोनी कंपनी आती है ना, सोनी। तो फिलिप्स और सोनी कंपनी ने मिलके सीडी का आविष्कार किया था। सीडी की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क। और कीस इम्निक और तोशी तादा ने मिलके साहब सीडी का आविष्कार किया। सीडी का आविष्कार किया किस करके, वो भी थोड़ी पे किस की है कि नहीं, थोड़ी पे किस करी है साहब। फिलिप्स और सोनी कंपनी ने मिलके सीडी को सर्च किया था साहब। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, किसी कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? परमानेंट मेमोरी क्या होगी, आप खुद सोचो साहब। 2 तरह की मेमोरी मान लो, एक होती है रैम, एक होती है रोम। जो रैम होती है वो अस्थायी होती है और जो रोम होती है वो स्थायी होती है, परमानेंट होती है। पूछिए भाई, परमानेंट यानी रोम होती है परमानेंट, तो रोम हो गई परमानेंट। रैम होती है वो होती है टेम्परेरी। तो इसका आंसर परमानेंट पूछा है तो आंसर हो जाएगा रोम, यानी रीड ओनली मेमोरी। ओके साहब, अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, कंप्यूटर प्रणाली में सबसे अधिक संग्रह क्षमता किसकी होती है? यानी ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा सबसे बड़ा है, किलोबाइट बड़ा है कि गीगाबाइट बड़ा है कि टेराबाइट बड़ा है या मेगाबाइट बड़ा है? तो देखो सिंपल सी बात है, इनमें अगर सबसे बात की जाए तो सबसे छोटा होता है दोस्तों केबी, इन चारों में से। ठीक है, केबी सबसे छोटा होता है। केबी से बड़ा होता है वो होता है एमबी, एमबी से जो बड़ा होता है वो होता है जीबी, और जीबी से जो बड़ा होता है वो होता है टीबी यानी टेराबाइट। तो सबसे बड़ा पूछा है तो सबसे बड़ा हो जाएगा टीबी यानी टेराबाइट, इसका आंसर हो गया साहब। सीधे सीधे ये सवाल सरल होते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा कि निम्न में से कौन सा जो किसी छवि मतलब इमेज जो होती है, इमेज, ठीक है, इमेज को डिजिटलीकृत करके टेलीफोन लाइन पर चित्र और टेक्स्ट भेज या प्राप्त कर सकता है। यानी किसी भी इमेज को हम डिजिटलाइज तरीके से सेंड कर सकें, उसके लिए इनमें से कौन सा आंसर होगा? तो वो आंसर होता है दोस्तों फैक्स। हम लोग फैक्स कर देते हैं, कोई भी इमेज सेंड कर दी, ठीक है। अब तो ये व्हाट्सएप और टेलीग्राम और सोशल मीडिया जब से आ गया है तब से फैक्स का रोल ख़त्म हो गया। लेकिन जब व्हाट्सएप नहीं था तो कोई भी हमें अगर मान लो फ़ोटो भिजवाना है, ठीक है, तो फैक्स के माध्यम से भिजवाते थे। तो साहब फैक्स इसका सही जवाब होता है। ओके, अभी फैक्स का रोल बहुत ख़त्म हो गया है, बिल्कुल अब तो कोई यूज़ भी नहीं करता, तो फिर भी फैक्स इसका आंसर होगा। ओके, अगर बात की जाए फैक्स का आविष्कार किसने किया, इसका आविष्कार की अगर बात की जाए तो उस व्यक्ति का नाम है दोस्तों अलेक्जेंडर बेन। भाई साहब देख रहे हो, अलेक्जेंडर बेन ने इसका आविष्कार किया था। और अगर इसकी फुल फॉर्म पूछी जाए कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो होती है फेस स्माइल। हाँ, फेस स्माइल, ठीक है, फेस स्माइल समझ लो चाहे फेक स्माइल समझ लो। तो फैक्स मशीन के बारे में अगर पूछा जाए आविष्कार किसने किया, तो अलेक्जेंडर बेन ने किया। फुल फॉर्म पूछी जाए तो फेक स्माइल हो गई साहब। तो फैक्स आपने ये भी समझ लिया। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ALU का फुल फॉर्म पूछा है और ये आज का सबसे सरल सवाल है, आपको पता होगा। इसकी फुल फॉर्म होती है ALU की अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या होती है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। सिंपल चीज़ थी ये दोस्तों। और ALU से संबंधित जो व्यक्ति हैं जिन्होंने इसकी खोज की, देखो मैं ये बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि ये पेपर में लगातार पूछे जा रहे हैं, हर पेपर में 2-2 आविष्कार पूछे जा रहे हैं कि किसने खोजा, किसने क्या किया। तो आपको ये चीज़ भले ही थोड़ा सा बोरिंग लगे, लेकिन एक जगह नोट करते जाओगे तो रिवाइज कर लोगे एग्ज़ाम से पहले ना। तो ये किया था दोस्तों जॉन न्यूमैन ने, जॉन न्यूमैन।
इसने जॉन न्यूमैन ने ALU यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का श्रेय है इनको कि इन्होंने इसको सर्च किया था, यानी इसको आविष्कार किया है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को किसने? जॉन न्यूमैन ने। ALU की फुल फॉर्म भी हो गई। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। देखो आ गया ये सवाल, मैंने अभी आपको समझाया भी था कि CPU, अभी समझाया था ना, CPU के पास में सबसे कौन सी होती है? कैश मेमोरी, अभी समझाया था, कैश मेमोरी, और एक होती है मुख्य मेमोरी, समझाया था। तो CPU ये गया, और मुख्य स्मृति यानी मुख्य मेमोरी के बीच में बफर के रूप में कौन सा मेमोरी काम करती है? तो करती है कैश मेमोरी। अभी समझाया भी था कि CPU और मेन मेमोरी के बीच में कैश मेमोरी बफर की तरह इस्तेमाल होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कैश स्मृति। CPU और मुख्य स्मृति के रूप में के बीच में बफर के रूप में कौन सी मेमोरी इस्तेमाल हो रही है? कैश मेमोरी। तो आंसर क्या हो जाएगा? कैश मेमोरी। ओके साहब, ये आखिरी सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा आज का कि इनमें से कौन सी अस्थायी मेमोरी या अस्थिर मेमोरी के रूप में जाना जाता है, यानी टेम्परेरी मेमोरी पूछी है। तो यार देखो सारी चीज़ बता ही चुके हैं अभी आपको थोड़ी देर पहले कि जो रैम होती है वो होती है टेम्परेरी, और रोम जो होती है वो होती है परमानेंट। पूछा गया है सवाल टेम्परेरी के बारे में, तो आंसर हो जाएगा रैम। ठीक है साहब, रैम कैसी होती है? टेम्परेरी होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी इसकी फुल फॉर्म है, जो कि टेम्परेरी होती है, अस्थायी होती है। अब आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि ये जो रैम है, रैम, इसका आविष्कार किसने किया? कमेंट बॉक्स में बताओ साहब, रैम का आविष्कार किसने किया? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ये धीरे धीरे आपकी क्लासें पूरी होंगी, आपको बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, रिवीजन होगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करो ना, बहुत कम कमेंट्स में आते हैं साहब, ज़रूर बताइए। शुक्रिया।